सास की चप्पल। जोधपुर के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में जमुना अपने सास ससुर और पति के साथ रहा करती थी। जमुना का एक छोटा देवर भी था। जमुना की सास बहुत ही कंजूस थी। एक दिन शाम के वक्त, अरे सासू माँ, ये कहीं करो, पाव भर सब्जी लाया हो, पूरे घर के वास्ते खाना बनाना है, काम किया चाले। जमुना की सास कहती है, अरे बिंदड़ी, घनी महंगाई हो रखी है, जितनी सब्जी रखी है उसमें ही काम चला ले। तो देवर बोल पड़ता है, कोई ना भाभी सा, मैं थारे लिए सब्जी लेकर आता हूँ। अरे काय करे छोरा, पैसा खर्च करने की कोई जरूरत ना है। इसी तरह से जमुना की सास हर बात में कंजूसी किया करती थी। एक दिन जमुना ने देखा कि उसकी सास की चप्पलें काफी घिस चुकी हैं और ये देखकर जमुना ने उन चप्पलों को घर के बाहर फेंक दिया। अरे बिंदड़ी, मारी चप्पल ना मिल रही, थारे को पता है कि कठे है। सासू माँ, वो चप्पल तो मन ने घर से बाहर फेंक दी, बहुत घिस गई थी ना। अरे थारी भली होवे, मारी चप्पल क्यों फेंक दी, मैं अभी उठा कर लाती। अरे माँ, क्यों जिद करे है, मैं थारे को नई चप्पल दिला कर लाऊंगा। अरे रहने दे, तू भी बिंदड़ी की जबान बोलने लगा है। नहीं चाहिए चप्पल मने, मारी पुरानी चप्पल घनी पसंद है। अरे माँ, भाई ठीक तो कह रहा है, छोड़ ना पुरानी चप्पलों का चक्कर, चल मैं थारे को नई चप्पल दिला के लाता हूँ। लेकिन जमुना की सास किसी की बात नहीं सुनती और घर के बाहर से किसी तरह चप्पलों को उठाकर वापस ले आती है और फिर से उन्हीं को पहनने लगती है। फिर एक दिन सुबह के वक्त जमुना मंदिर गई और जब वहाँ से लौट कर आई तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे कहीं बताओ, मंदिर में किसी ने हमारी चप्पल चोरी कर ली। अरे माँ, अच्छा ही हुआ ना, थारी चप्पल कोई चोर चुरा के ले गया। अब तू तो छोड़ने वाली थी ना, वैसे भी पुरानी चप्पलें थी। अरे तू चुप कर छोरा, महंगाई के जमाने में पुरानी चप्पल कर रहा है। मैं कैसे भी करके चोर को ढूंढ कर हमारी चप्पल वापस लाऊंगी। लेकिन माता जी, तब तक आप क्या नंगे पांव फिरोगी पूरे गांव में? अरे बिंदड़ी, थारी नजर लगी है हमारे चप्पलों को, तू ही कह रही थी ना, फेंक दो, देख अब चोर चोरी करके ले गया। उस दिन के बाद जमुना की सास नंगे पांव ही गांव में घूम घूम कर अपनी चप्पलें ढूंढने लगी और कुछ ही दिनों के बाद जमुना की सास को अपनी टूटी चप्पल एक गरीब औरत के पैरों में नजर आई। पकड़ लिया, अरे पकड़ लिया, तूने हमारी चप्पल चुराई ना, अब मैं थारे को छोड़ूंगी नहीं। अरे माँ जी, मंदिर में पड़ी थी, पुरानी चप्पल है, मारे को लगा किसी के काम की ना है, इसलिए उठा ले आई। अरे पहनने दो ना मारे को। आई बड़ी पुरानी चप्पलों वाली, एक तो हमारी चप्पल चुरा ली, ऊपर से आंखें दिखा रही है, चल वापस दे चप्पल। तभी छोटा बेटा वहाँ पहुँच जाता है और अपनी माँ को इस तरह देखकर कहता है, अरे माँ, क्या कर रही है, अच्छा ना लगे, छोड़ दे, बेचारी गरीब औरत है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं थारे को नई चप्पल दिला कर लाऊंगा। ना बेटा, चप्पल तो मैं यही वाली पहनूंगी। ऐसा कहकर जमुना की सास ने उस गरीब औरत से वो चप्पलें छीन ली। इतने पैसे वाली होकर मुझ गरीब से टूटी चप्पल भी छीन ली। अरे भगवान भला करे थारा। जमुना की सास की जिद के आगे किसी की एक ना चली और उसने फिर से वही पुरानी चप्पल पहनना शुरू कर दिया। एक दिन जमुना का पति बिना अपनी माँ को बताए उनके लिए सुंदर जूतियां लेकर आ गया और उसने वही जूतियां लाकर अपनी पत्नी जमुना को दिखाई। देख जमुना, माँ के वास्ते कितनी सुंदर जूतियां लाया हूँ, माँ देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। आप तो जूतियां ले आए हो, लेकिन सासू माँ ये जूतियां पहनेंगी ना, वो तो अपनी पुरानी चप्पल ही पहनने वाली है। अरे जमुना, एक बार चलकर माँ को देते हैं ना ये जूतियां, क्या पता पहनने को राजी हो जावे। माँ देख तो, थारे वास्ते मैं कितनी सुंदर जोधपुरी जूतियां ले आया हूँ। अरे ये क्या करे छोरा, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, मारे को ना चाहिए इतनी महंगी जूतियां, तू वापस देकर आ जा। जमुना और उसके पति के बार बार कहने पर भी जमुना की सास नई जूतियां नहीं पहनती। जमुना नई जूतियों को उठाकर अलमारी के अंदर रख देती है, क्योंकि दुकान वाला भी अब उनको वापस लेने को तैयार नहीं था। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुबह के वक्त अचानक से जमुना की सास की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर जमुना, उसका पति और देवर
तीनों दौड़कर घर के आंगन की तरफ आते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि जमुना की सास आंगन में जमीन पर गिरी हुई पड़ी थी। अरे माँ, ये क्या हो गया? अरे मैं तो आंगन में गिर गई। अरे सासू माँ, आप गिर गई कैसे? चोट तो ना लगी ना थाने? अरे बिंदड़ी कहीं बताओ, पैर में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। अरे सासू माँ, थारे पैर में तो सूजन आ गई, लगता है जोर की मोच लगी है। माँ, ये सब थारी जिद की वजह से हुआ है। सारे घर वाले थारे से कह के थक गए कि पुरानी चप्पल छोड़ दे छोड़ दे। भाई तो थारे लिए नई जूतियाँ भी ले आया, फिर भी तू ना मानी। हाँ देवर जी, आप ठीक कह रहे हो सकता है अब सासू माँ को हमारी बात समझ में आ जावे। अरे आ गई, बात समझ में आ गई, अच्छी तरह आ गई। पैर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है। अब मारे को सारी बात समझ में आ गई। ला बेटा, जल्दी से नई वाली जूतियाँ ले आ। सास की जादुई शक्ति। कौशल्या ने एक रात सपना देखा। कौशल्या राजपूत, तुमने किए हैं जीवन में अच्छे अच्छे कर्म, इसलिए अब से जब तुम चाहो गायब हो सकती हो, जिसके लिए तुमको सिर्फ चुटकी बजानी होगी और चुटकी बजाते ही तुम गायब। बस एक बात का ध्यान रखना, जहां तुमने कोई गलत काम किया तुमसे ये शक्ति वापस ले ली जाएगी। कौशल्या की नींद टूट जाती है। ये कैसा सपना था? गायब हो जाऊंगी मतलब? हे भगवान, कंबल ओढ़ के सो जाती हूँ, सपना कंबल के अंदर नहीं घुस पाएगा। कौशल्या डर के मारे कंबल ओढ़ के सो जाती है। सुबह कौशल्या मंदिर जाने लगती है। अरे बहू, जल्दी चल, भिखारियों को खाना भी तो खिलाना है। हाँ माँ जी, अभी आई। आज तो खीर और पूरी बने हैं, सब खुश हो जाएंगे। दोनों सास बहू कार से खाने का सामान लेकर मंदिर पहुंचते हैं और भगवान की आराधना के बाद मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को खाना खिलाने लगते हैं। दीदी, आप हर हफ्ते आते हो, इतना सारा करते हो हम लोगों के लिए। मैं आपके लिए रोज अलग से दुआ मांगता हूँ। ये तो फर्ज है हमारा। दीदी, थोड़ी पैसों की मदद हो जाती तो अच्छा होता। बड़े चौराहे पे मेरी बीवी भीख मांगती है, उसका इलाज करवाना है, 100-200 रुपए लग जाएंगे। कौशल्या उसी वक्त भिखारी को 500 का नोट दे देती है और दोनों सास बहू वहाँ से लौटने लगती हैं। तभी कौशल्या को कोई शंका होती है। अब बहू रुक, तो मैं अभी आई। कौशल्या वापस वहीं जाती है तो देखती है कि भिखारी वहाँ है ही नहीं। कौशल्या को रात का सपना याद आता है। वो चुटकी बजा के गायब हो जाती है और सीधे भिखारी के पास पहुँचती है, पर भिखारी को वो दिखाई नहीं देती। कौशल्या देखती है कि भिखारी उन पैसों से शराब खरीद रहा है और कौशल्या उसे वहीं एक चाटा मारती है। अरे कौन है बे? एक और चाटा पड़ता है। अरे कौन है? कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। भिखारी को झूठ बोलने पर तड़ातड़ चांटे पड़ते हैं। वो वहाँ से भाग खड़ा होता है। कौशल्या चुटकी बजा के वापस बहू के पास आ जाती है और मन ही मन सोचती है, ऐसे तो मैं कितने गलत काम रोक सकती हूँ, कितनी ताकतवर हूँ मैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सासू माँ, आप क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ठीक है, मुझे ना थोड़े पैसों की जरूरत थी। मेरे कजिन भाई है ना, उनकी तबीयत थोड़ी इधर उधर हो रही है। वो तो खुद से नहीं कहेंगे कि पैसे दे दो, पर बहन होने के नाते मेरा तो फर्ज बनता है ना कि भाई की मदद करूं। अरे हाँ हाँ, ले जाना पैसे। पैसे इसीलिए तो कमाते हैं कि जरूरत में काम आ सके। घर पहुंच के कौशल्या अपनी बहू को 10,000 रुपए दे देती है। कब जाएगी तुम मायके? कल शाम की ट्रेन है। दोनों काम में लग जाती हैं। तभी काम वाली दीदी वहाँ आती है। आज ना मैं आप लोगों के लिए पनीर बनाऊंगी। ठीक है, मंगवा लेती हूँ पनीर। पड़ोस की दुकान वाला पनीर दे जाता है और काम वाली बाई पनीर से रेसिपी बनाने लगती है। आज अपनी सुपर पावर काम वाली बाई पे ट्राई करती हूँ।
देखूं तो सही किचन में करती क्या है ये। सास चुटकी बजा के गायब हो जाती है और किचन में पहुंचती है। बाई को खबर भी नहीं है कि कौशल्या भी किचन में ही है। आज तो मैं भी पनीर की सब्जी बनाऊंगी रात को अपने घर, और थोड़ा सा घी भी रख लेती हूँ। वैसे भी कौशल्या बुढ़िया खा खा के मोटी हो गई है। कौशल्या बाई की चोरी पकड़ लेती है और गुस्से में बाई की चोटी ऊपर उठा देती है। बाई को समझ भी नहीं आता कि उसकी चोटी खड़ी कैसे हो गई। वो डर के मारे चीख पड़ती है। बहू भागते हुए किचन में आती है। अरे क्या हुआ? ये तुम्हारी चोटी खड़ी कैसे है? करंट लग गया है क्या? पता नहीं, शायद किचन में ना भूत है। बाई वहाँ से भाग खड़ी होती है और कौशल्या चुटकी बजा के अपने कमरे में टीवी देखने लगती। बहू वहाँ जाती है। माँ जी, किचन में ना भूत है, बाई भाग गई। अरे भागने देना, भूत का तो पता नहीं। किचन में चोर जरूर था और वो थी अपनी काम वाली। अच्छा हुआ चली गई। बहू को कुछ समझ नहीं आया। उसने किचन में जो देखा उसके सदमे में जो थी वो अभी तक। अगले दिन बहू अपने मायके के लिए निकल जाती है। कहीं भिखारी और काम वाली की तरह बहू भी तो मुझे धोखा नहीं दे रही। अरे कहीं वो पैसे ले जाके शॉपिंग तो नहीं करने वाली ना। अभी पता लगाती हूँ, मुझसे कुछ छिपा है भला। जैसे भगवान सब देख रहा है वैसे ही मैं भी सब देख रही हूँ। सास को अपनी शक्ति पर घमंड आ गया था। वो अब अच्छे काम करने की जगह अपनी शक्ति का इस्तेमाल खुद का शक मिटाने के लिए कर रही थी। वो चुटकी बजाती ही बहू के मायके चली जाती है। भैया, आपने बताया क्यों नहीं कि इतनी तबीयत खराब है? अरे तेरी सास बूढ़ी हो गई है, इतना भला काम करती है, उनकी मदद कौन करता है? यहाँ तो और भी लोग हैं ना। भैया, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप दूसरे डॉक्टर को दिखा दीजिए ना। अरे मुझे लगता है कि मेरा टाइम आ गया है, मुझे जाना होगा। कमरे में भाई की आत्मा को लेने यमदूत आ चुके थे। कौशल्या भले ही किसी को नहीं दिख रही थी, पर यमदूत ने उसे देख लिया। यही आत्मा है शायद, परछाई दिख रही है, पहले ही तैयार खड़ी है। अरे आप कौन हो? यमराज का नाम सुना है? हैं? आप यमराज हो क्या? नहीं, हम उनके यहाँ जॉब करते हैं, आत्मा उठा के ले जाते हैं डिलीवरी वाले। चलो अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। अरे आप शायद ना वो बिस्तर पर पड़े आदमी की आत्मा को लेने आए हो। मैं तो बस यहाँ देखने आई थी कि मेरी बहू कहीं मुझसे पैसे लेकर शॉपिंग करने तो नहीं चली गई ना। मतलब तुम्हारे पास शक्ति है गायब होने वाली? हाँ, तुम ऐसे तुच्छ काम में उपयोग कर रही हो ऐसी दिव्य शक्ति का। अब तो तुमको ही लेके जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, कल मुझे किटी पार्टी में भी तो जाना है। अब नरक में ही करना किटी पार्टी। नहीं नहीं नहीं। 3 बार नहीं क्यों बोल रही हो? टीवी सीरियल चल रहा है क्या एकता कपूर का? अरे प्लीज मुझे जाने दो। आप तो उस बीमार आदमी की आत्मा को लेने आए थे ना। गलत डिलीवरी करोगे तो यमराज डांटेगा ना। बात तो सही कर रही हो, पर हमको उस पे दया आ गई। अभी उसकी उम्र ही क्या है, पर कुछ तो लेके जाना पड़ेगा ना। एक काम करो, अपनी शक्ति दे दो, गायब होने वाली है। अरे क्यों? तुम पृथ्वी लोक का भ्रष्टाचार रोक सकती थी, चोरी रोक सकती थी, अरे कोरोना रोक सकती थी, पर तुमने अपनी बहू की जासूसी करना शुरू कर दिया। अरे लेकिन किंतु परंतु। यमदूत सास की शक्ति लेके वापस चले जाते हैं। कौशल्या की परछाई हवा से नीचे गिरती है और जमीन पे आते आते कौशल्या का शरीर सामने आ जाता है। अरे लग गई, कितने ऊपर से फेंका। माँ जी, आप यहाँ
ऊपर से कैसे गिरी? अरे समधन जी, आप अचानक कमरे में। सब घबरा जाते हैं। सास बहू को सारी बात बता देती है। ये लो आपके 10,000 रुपए। आपको मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है? अरे बहन, मुझे दर्द नहीं हो रहा है अब। अचानक से सब अच्छा होने लगा है। अरे तो फिर बिस्तर से उठ जाओ और मुझे लेटने दो। गिरी हूँ ऊपर से तो पूरा बदन दुख रहा है। भाई को तो यमदूत ठीक करके जाते हैं, पर कौशल्या देवी दर्द के मारे सास की दुकान। लक्ष्मी जी की 2 बहुएं थी, सुमन और राधिका, और 2 बेटे, अजय और सुशील। लेकिन लक्ष्मी जी के बहू बेटे उनको अपने साथ रखने को तैयार नहीं थे। बहुओं के तेज स्वभाव के चलते लक्ष्मी जी को अपना ही घर छोड़कर एक किराए की कोठरी में रहना पड़ रहा था। कुछ दिनों से उनके बेटों ने उन्हें पैसे देना भी बंद कर दिया था। ऐसी स्थिति में लक्ष्मी जी ने अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी दुकान खोली। एक दिन शाम के वक्त, अजय सुनते हो, तुम्हारी माँ ने दुकान खोली है। दुकान अब इस उम्र में दुकान पर बैठेगी वो? अब क्या किया जा सकता है, माँ की तो बुद्धि सठिया गई है। मोहल्ले में मजाक बनाएंगे सब हमारा। अरे जेठ जी, इसमें परेशानी क्या है अगर सासू माँ ने दुकान खोली है? हाँ, राधिका ठीक तो कह रही है। अपनी दुकान पर बैठी रहेगी, कम से कम हमें परेशान तो नहीं करेंगी। हाँ, वैसे बात तो ठीक है। खुद के 2 पैसे कमाएंगी तो कभी कभार हमें जो खर्चा देना पड़ता है ना, वो भी देने से बच जाएंगे हम लोग। फिर किस बात की परेशानी, खोलने दो माँ को दुकान, हमें क्या। वैसे भी अपनी कोठरी में चुपचाप रह रही है ना, चाहे दुकान खोले या मॉल बनाए, हमें उससे क्या लेना देना। अगले दिन सुमन अपनी सास की दुकान पर पहुंचती है। सासू माँ, आपकी दुकान में शक्कर है क्या? शक्कर जरा 1 किलो दे दीजिएगा। हाँ हाँ बहू है ना, लो बेटा 1 किलो क्यों, 2 किलो ले जाओ। सोच लो सासू माँ, घाटा हो जाएगा आपको। पैसे नहीं देने वाली मैं। देखो सुमन, ये मेरी दुकान है और यहाँ पर जो भी कोई सामान खरीदने आता है उसे पैसे तो देने ही पड़ते हैं। अरे सासू माँ, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? अरे देखो ना, घर पर आपका बेटा और पोते पोती दूध में शक्कर डालने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। जरा उनके बारे में तो सोचिए। अरे ऐसी बात है क्या? मुझे नहीं पता था। बहू एक काम करो, वैसे भी पहली बार आई हो ना, ये शक्कर तुम ऐसे ही ले जाओ, पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगले दिन राधिका भी अपनी सास की दुकान पर पहुंचती है। प्रणाम सासू माँ, कैसी चल रही है आपकी दुकान? बस बेटा, जैसे तैसे करके काम चला रही हूँ। तुम बताओ, घर में सब राजी खुशी है ना? हाँ हाँ मम्मी जी, सब कुछ ठीक ठाक है। बताओ राधिका बहू, कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या? वो ना मम्मी जी, मुझे जरा 5 किलो आटा चाहिए था। मेरे पैर में ना बहुत दर्द है, इसलिए बाजार तक जाने में ना तकलीफ हो रही थी। घर पर बच्चे भूखे बैठे हैं, सोचा आपसे ही ले लेती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, ये लो 5 किलो आटा ले जाओ। हाँ लेकिन मम्मी जी, आपने जिठानी जी को शक्कर फ्री में दी थी, तो मुझसे भी पैसे तो नहीं लेंगी ना? हाँ, अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही ले जाओ, बच्चों से क्या पैसे लेना। कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी का बेटा अजय दुकान पर पहुंचता है। कैसी हो माँ, दुकान तो अच्छी चल रही है ना तुम्हारी? सब मोहल्ले वाले तारीफ करते रहते हैं। अब क्या करूँ बेटा, तुमने तो मुझे सहारा दिया नहीं, गरीब माँ को घर से बाहर निकाल दिया। कुछ तो करना पड़ेगा ना अपना पेट पालने के लिए। वो माँ ना बहुओं की बहुत चिक चिक रहती थी। अब देखो कितनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, खुद कमाती हो, खुद खर्च करती हो, इससे अच्छी भला कोई जिंदगी हो सकती है क्या? हाँ बेटा, दिल को बहलाने के लिए तुम्हारी ये बात भी सही है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैं खुश हूँ। अच्छा माँ, मैं क्या कह रहा था, जरा 500 उधार तो दे देना।
कमाल की बात है बेटा, तुम मुझसे पैसे उधार मांग रहे हो। तुम्हारे पास पैसों की क्या कमी है? अरे माँ, इस महीने की तनख्वाह नहीं आई और आप तो अपनी बहू को जानती है ना, उसे शॉपिंग करनी है। जल्दी वापस लौटा दूंगा माँ। ठीक है बेटा, ये लो 500 रुपए, लेकिन देखो कुछ दिनों में वापस दे देना। मुझे अपनी दुकान के लिए माल भी तो खरीदना है। हाँ हाँ ठीक है माँ, जल्दी पैसे लौटा दूंगा। बहुत दिनों तक अजय अपनी माँ लक्ष्मी के पैसे वापस नहीं देता और सुमन और राधिका बार बार किसी न किसी बहाने से अपनी सास लक्ष्मी की दुकान से बिना पैसे दिए खूब सारा सामान ले आती है, जिसकी वजह से लक्ष्मी को अपनी दुकान में बहुत घाटा होता है। फिर एक दिन जब राधिका सामान लेने के लिए लक्ष्मी की दुकान पर पहुंचती है, सासू माँ, जरा वो 1 किलो दाल तो देना। नहीं बहू, अब मैं तुम्हें या सुमन को कोई सामान फ्री में नहीं देने वाली। तुम लोगों ने कभी कोई मदद नहीं की मेरी, उल्टा मेरी दुकान से फ्री का सामान ले जाकर मुझे मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन मम्मी जी, हम तो आपके बच्चे हैं ना। अगर इतना ही मेरे बच्चे हो तो फिर मुझे घर से बाहर क्यों निकाल दिया? देख बहू, अब मैं तुम्हें 1 रुपए का सामान भी फ्री में नहीं दूंगी। और जाकर सुमन को भी कह देना, आए दिन तुम्हारा पति मुझसे उधार ले जाता है और वापस भी नहीं लौटाता। राधिका गुस्से में घर वापस आती है। घर आने के बाद, क्या हुआ राधिका, बहुत गुस्से में लग रही हो तुम? सासू माँ की दुकान पर गई थी ना? सासू माँ का तो कुछ करना पड़ेगा, जब से ये दुकान खोलकर बैठी है। अक्कड़ तो देखो उनकी। अरे लेकिन हुआ क्या है? होना क्या है, दाल लेने गई थी, मुझे 4 बातें सुनाकर उल्टा भेज दिया, कुछ दिया भी नहीं। ये तो सासू माँ ने ठीक नहीं किया। देखो मेरे पास ना एक बहुत अच्छा प्लान है। कैसा प्लान भाभी? हम अपनी सासू माँ की दुकान में किसी चोर से कहकर चोरी करवा देते हैं और सारा सामान अपने घर मंगवा लेंगे। उसके बाद हमारे पास फ्री में सामान भी आ जाएगा और सासू माँ की अकल भी ठिकाने आ जाएगी। ठीक है भाभी, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। अब जल्दी से ये काम करवा दीजिए। और 2 दिनों के बाद सुमन और राधिका एक चोर से मिलकर लक्ष्मी की दुकान में चोरी करवा देते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस उम्र में जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन चोर मेरा सारा सामान लेकर चले गए। अब क्या होगा? तभी वहां पर राधिका और सुमन पहुंच जाती है। क्या हुआ सासू माँ, बहुत दुखी लग रही हैं आप? अरे क्या बताऊं, मेरी दुकान का सारा माल चोरी हो गया। अब अगर आप अपने ही बहू बेटी को सामान नहीं देंगी तो ऐसा तो होगा ना सासू माँ। अब राधिका की बात सुनकर लक्ष्मी को यकीन हो जाता है कि इस चोरी के पीछे कहीं न कहीं उसकी दोनों बहुओं का ही हाथ है। लक्ष्मी एक प्लान बनाती है, पैसे उधार लेकर अपनी दुकान में फिर से खूब सारा सामान ले आती है। अरे भाभी, देखा आपने, सासू माँ की दुकान तो फिर से सामान से भर गई है। हाँ वही तो, मैं तो सोच रही थी कि एक बार में उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, पर लगता है फिर से कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? अरे वही जो हमने पहले किया था। इसका मतलब फिर से चोरी करवाएंगे? हाँ, उसके बिना हमारा काम कैसे चलेगा? और इस बार चोरी करने हम दोनों चलेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे उनकी दुकान में। सुमन और राधिका दोनों मिलकर लक्ष्मी की दुकान में चोरी कर लेती हैं और सारा सामान चुपचाप अपने घर के स्टोर में लाकर रख देते हैं। लेकिन सुबह होते ही लक्ष्मी पुलिस लेकर सुमन और राधिका के घर पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी इन दोनों बहुओं ने ही घर में चोरी की है। अरे ना इंस्पेक्टर साहब, ये हम पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। अरे हम क्यों इनकी दुकान में चोरी करने लगे? माँ, आपको शर्म नहीं आती अपनी बहू पर झूठा इल्जाम लगाते हुए? हाँ माँ, हम आपके बेटे हैं और ये आपकी बहुएं हैं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? लक्ष्मी जी, क्या आपके पास कोई सबूत है? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इनकी बातों में मत आइए। ये हमारी माँ है और इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए तो हमसे अलग रहती हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है
और मेरे पास इन दोनों के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। बताइए क्या सबूत है आपके पास? आप जरा मेरी दोनों बहुओं के हाथ पानी से धुलवा दो, फिर सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। अरे हाथ पानी से धोने से क्या होगा माँ? आप दोनों मेरे सामने अपने हाथों पर पानी डालिए। जैसे ही राधिका और सुमन अपने हाथ पानी में डालती हैं, उनके हाथों का रंग लाल हो जाता है और ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या, तुम्हारे हाथों का रंग अचानक से लाल कैसे हो गया? क्योंकि मैंने अपनी दुकान के सारे सामान पर एक तरह का केमिकल लगा कर रखा था। मुझे पता था जो भी चोरी करने आएगा वो सामान को अपने हाथों से उठाएगा और उसके हाथों पर रंग लग जाएगा। अरे माँ, आप तो बहुत चालाक निकली। इसे चालाक नहीं बेटा, बुद्धिमान कहते हैं। और जिसके तुम्हारे जैसे बहू बेटे हो, उसे थोड़ा बहुत तो अपनी अकल से काम लेना ही पड़ता है ना। शर्म नहीं आती आप लोगों को अपनी ही माँ को परेशान करते हुए? हमें माफ कर दीजिए सासू माँ, हम आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। और हाँ, आपको अपने साथ रखेंगे, आपकी सेवा करेंगे और पूरी इज्जत भी देंगे। हमें माफ कर दीजिए।